आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। पहले हम करेंगे सिंपल एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस के। एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस होता क्या है, हमने एनालिसिस किस तरीके से करना है। जब भी आप किसी किस्म की करेक्शन में जाएंगे या आप जो है, मैंने आपको पहले बताया था कि जब यूज ऑफ करेक्ट प्रपोजिशन आ जाएगा या फिर आपको करेक्ट सेंटेंस पार्ट है या कोई एक फ्रेजल नाउन फ्रेजल दे दिया जाए, नाउन फ्रेज दे दी जाए, उसको रिप्लेस करना है आपने जो है वो सिंपल नाउन से, या आपके पास एडजेक्टिव इक्विवेलेंट आ जाए तो आपने से एडजेक्टिव से, मतलब इस तरह की चीजें जो भी हैं वो आपको तब समझ आएंगी जब आपको एनालिसिस ऑफ सेंटेंस करना आता हो, यानी आपको चीजों को रेगुलेट करना आता हो कि कौन सा जो आपका जो है वर्ड है वो एज ए नाउन यूज हो रहा है या नाउन फ्रेज जो पूरी यूज हो रही है, कौन से वर्ड्स हैं। ठीक है, इनमें वर्ब्स किस तरह से यूज होंगे, हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होंगे, क्योंकि हम पहले क्योंकि सेंटेंस प्रेडिकेट और ये चीजें पढ़ चुके हैं, तो हमें अब उनको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। अब हम उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे जब भी हमारे पास किसी किस्म की करेक्शन आएगी या अंडरलाइन वर्ड्स को रिप्लेस करना होगा या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगी, तो वो शुरू कहाँ से होगी, जब आपको एनालिसिस ऑफ सेंटेंस करना आएगा। हमने काइंड ऑफ सेंटेंसेस पढ़े थे जिसमें हमने पहले बताया था कि एक सिंपल सेंटेंस है, देन देयर इज कंपाउंड सेंटेंस एंड देन देयर इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हम तीनों को देखेंगे। ठीक है, जब हम इसे देख लेंगे इसके बाद हम एनालॉजीज की तरफ जाएंगे। ठीक है, एनालॉजीज का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको देना है कि किस तरीके से हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम प्रैक्टिस आपको मेरे पास 3 आज प्रैक्टिसेस भी हैं, हम उनको प्रैक्टिस भी करेंगे। आज हमारा एनालॉजीज भी कवर हो जाएगा। अब एनालॉजीज के लिए आपको एक आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए और आपको कनेक्शन बनाना आना चाहिए। हम देखेंगे किस तरीके की जो है एनालॉजीज में टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स किस तरह से होते हैं, तो हमें आइडेंटिफाई पहले करना है कि टाइप ऑफ रिलेशनशिप क्या है। और फिर हमें अगर कुछ वर्ड्स नहीं भी आते इन एज एन वोकैबुलरी, तो हमें थोड़ा सा आइडिया जनरेट होना जरूर चाहिए कि आप उसको एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सकें। और ये चीज़ आज हम करेंगे। पहला जो है हमारा सिंपल सेंटेंस हमारे पास है। अब हमने सेंटेंसेस आर सेट और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक द सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, हमने ये बताया था कि किसी भी जो सेंटेंस में कुछ वर्ड्स हैं या सेट ऑफ वर्ड्स हैं जो कंप्लीट सेंस बनाएं, उनको हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस। सेंटेंस की एक एग्जांपल हम लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू स्कूल, एक सेंटेंस है, कंप्लीट है, एक सेंस बना रहा है कि मैं स्कूल जा रही हूँ। इट्स टेलिंग के जो नाउन है या जो एडजेक्टिव है, सॉरी नाउन है, आई प्रोनाउन, वो क्या है, वो सब्जेक्ट है, क्या कर रहा है, गोइंग टू, किधर, टू स्कूल, किस ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा है। ठीक है, तो ये 3 बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इसमें आपको 3 चीजें आ जाएंगी, सब्जेक्ट नाउन वर्ब। याद रखिएगा, सेंटेंस को पूरा होने के लिए मोस्ट बेसिक आपका जो स्ट्रक्चर है ये होता है। अब इसमें से अगर आपका सब्जेक्ट बाजुकात ना हो या ऑब्जेक्ट ना हो तब भी काम चल जाता है, लेकिन आपका वर्ब होना जरूरी है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना जरूरी है। वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलके ये दोनों चीजें मिलके प्रेडिकेट बनाती हैं। इसलिए सबसे पहले जब हमने शुरू किया था अपना कोर्स आउटलाइन, तो हमने यही बात की थी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट और फिर नाउन और सॉरी वर्ब क्लॉज और फ्रेजर क्लॉज हमने किया थे। दोनों चीजें सेंटेंस का ऐसा स्ट्रक्चर है जो मिलके किसी भी सेंटेंस को बनाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारे पास, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया। ठीक है, और जो वर्ब है वो क्या बनाता है, आपका प्रेडिकेट। सेंटेंस के बारे में जो बात की जा रही हो, जिसके बारे में बात की जा रही है, दैट इज द सब्जेक्ट। और उसके बारे में जो एक्शन उसका शो किया जा रहा हो या वो जिस स्टेट में है, वो क्या होता है, आपका प्रेडिकेट। द फर्स्ट स्टेज इन द एनालिसिस ऑफ सेंटेंस इज टू डिवाइड इनटू 2 मेन पार्ट्स, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। आपने क्या करना है, सेंटेंस पहले लेना है, फिर आपने आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। डॉग्स बार्क, डॉग्स क्या है, सब्जेक्ट है, बार्क है प्रेडिकेट। द सन, सब्जेक्ट, गिव्स लाइट, इसमें आप देखिए ये वर्ब आ गया और आगे से ये ऑब्जेक्ट आ गया। द बॉयज ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, द बॉयज आर डेड। ठीक है, तो द बॉयज सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हमने स्टेट बता दी है कि दे आर नॉट अलाइव। माई फादर गेव मी अ वॉच। अब आप ये देखें, ये जो प्रेडिकेट है उसमें 4 लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं, गेव मी अ वॉच।
ठीक है। यानी माय फादर, सब्जेक्ट मी, ऑब्जेक्ट। ठीक है। उन्हें क्या चीज दी गई है, वो है वॉच। और वर्ब क्या है, गेव। द फ्लेम्स स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन। द फ्लेम्स, सब्जेक्ट, स्प्रेड आपका वर्ब है, इन एवरी डायरेक्शन ऑब्जेक्ट है। द आवर्स टू प्रिपेयर लेसन्स हैज अराइव्ड। यानी वो वक्त जिसमें आपको अपने लेसन्स प्रिपेयर करने हैं वो आ चुका है। द बॉयज मेड राम कैप्टन, मतलब जो लड़के हैं उन्होंने जो राम को कैप्टन बना दिया है टीम का। तो आप ये देख लें कि जो हमारे पास यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट हैं वो प्रेडिकेट के एब्सेंस में कोई मीनिंग नहीं बनाते। डॉग्स नाउन के तौर पे यूज हो सकता है। डॉग्स को हम सिंपल नाउन कह सकते हैं कि जी इट्स अ नाउन। बट वो डॉग्स क्या कर रहे हैं, किस स्टेट में है, हमें कुछ नहीं पता। जब तक हमारा प्रेडिकेट नहीं होगा हमें समझ नहीं आएगी कि सब्जेक्ट के ऊपर क्या वर्क हो रहा है या सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। दोनों चीजें हमारे लिए समझना मुश्किल है। तो इसलिए आपका सब्जेक्ट के साथ प्रेडिकेट होना लाजमी है। सब्जेक्ट में कंसिस्ट ऑफ वन और सेवरल वर्ड्स, हमने पहले बात की थी कि वन वर्डेड भी हो सकता है और आपके पास सब्जेक्ट फ्रेज भी हो सकती है। व्हेन द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ब्स द मेन वर्ड इज द सब्जेक्ट। अगर सेवरल वर्ड्स हैं, यहाँ पे वर्ब्स नहीं आना चाहिए था, वर्ड्स आना चाहिए था, करेक्शन कर लें। द मेन वर्ड इज द सब्जेक्ट। यानी अगर हम कहें द ब्राइट सन, अब इसमें हमने उसको ऑक्सिलरी लगा के उसकी हमने सन की जो है एडजेक्टिव लगा दिया कि ब्राइट सन। उसके बाद हम अगर कोई बात करें तो वो आपका 3 वर्ड्स का आपका बन गया है सब्जेक्ट। उसमें से मेन चीज क्या है, सन। तो सन आपका क्या होगा, सब्जेक्ट। जो आपका अगर ज्यादा वर्ड्स पे आपका फ्रेज सब्जेक्ट फ्रेज आ जाता है तो जो ज्यादा वर्ड्स होंगे उसमें से जो मेन वर्ड होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। द सब्जेक्ट डिनोट्स द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड। सब्जेक्ट कौन सी चीज है, हमने प्रेडिकेट में बताया था कि सब्जेक्ट के ऊपर जो काम किया जा रहा है, ठीक है, या सब्जेक्ट के बारे में जो बात बताई जा रही है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो है जो काम कर रहा है या जिस चीज के बारे में कोई बात की जा रही है वो है सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट इज व्हाट इज सेड अबाउट द पर्सन और द थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट जो है वो कौन सा काम कर रहा है उसको प्रेडिकेट कहते हैं, कौन सी स्टेट में है, और जिसके बारे में बात की जा रही हो वो क्या होता है, सब्जेक्ट। अब एक और कॉन्सेप्ट है एनलार्जमेंट या एट्रीब्यूट। अब एनलार्जमेंट या एट्रीब्यूट क्या है, द एडजेक्टिव विच क्वालिफाइज द सब्जेक्ट। जैसे हमने बात की थी द ब्राइट सन, उसको हम एनलार्जमेंट कहते हैं या एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे एक टर्म है जॉब एनलार्जमेंट। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने बीएड किया होगा उन्होंने भी ये टर्म यूज की होगी, सुनी होगी। जॉब एनलार्जमेंट क्या होती है कि आपको जॉब का जो आपका दायरा कार है उसको मॉडिफाई कर दिया जाए, उसमें चीजें ऐड कर दी जाए। तो वो आपकी जो जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऐड जब करते हैं तो आपकी जॉब एनलार्ज हो जाती है। यानी उसका जो आपका फोकस है जो पहले इतने से सर्कल में था अब वो इनहेंस हो गया, इंक्रीज हो गया, तो जॉब एनलार्जमेंट। इसी तरीके से जब आप जो है अपना सब्जेक्ट है उसके एट्रीब्यूट्स बढ़ाएंगे, उसके बारे में कुछ और चीजें बताएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एनलार्जमेंट या एट्रीब्यूट। अब उस एडजेक्टिव को जो सब्जेक्ट की क्वालिटीज बताता है उसे हम या तो एट्रीब्यूट कहते हैं या एनलार्जमेंट कहते हैं। कॉन्सेप्ट को एनलार्जमेंट कहते हैं, उस वर्ड को हम एट्रीब्यूट कहते हैं। ए और एन इज ऑल्सो यूज इन एट्रीब्यूट। हमने बताया था जब हम आर्टिकल्स कर रहे थे कि आर्टिकल्स जो है वो 3 तरीके से यूज हो सकते हैं। एक डिटर्मिनर्स के तौर पे कि सेंटेंस के साथ सेंटेंस में हम 3 चीजें यूज कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं डिटर्मिनेटर्स, एक हम आर्टिकल और एक हम एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं। तो ए और एन जो आपका आर्टिकल है उन्हें एट्रीब्यूट के तौर पे यानी सब्जेक्ट की क्वालिटी बताने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स तो है लेकिन अ ग्रुप, ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, बहुत सारे ग्रुप्स नहीं है, सिर्फ ए अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वेंट टू सी एनिमल्स इन द जू। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, एट्रीब्यूट होगा। एन अम्ब्रेला इज रिक्वायर्ड फॉर एन अम्ब्रेला इज रिक्वायर्ड बाय द टीचर फॉर द स्टूडेंट्स टू प्ले इन द प्लेग्राउंड। ठीक है, कि एक टीचर ने रिक्वायर किया है कि उसे अम्ब्रेला दिया जाए, एक अम्ब्रेला दिया जाए कि बच्चे जो प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं
उनको वहां से लाया जा सके, या उनको जब वो वहां पे खेल रहे हैं तो उनकी हेल्प की जा सके। तो हमने एट्रीब्यूट किया है, कोई चीज डिनोट की है, क्वालिटी बताई है कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी क्वालिटी क्या है, तो उसको हम, उस एडजेक्टिव को हम एट्रीब्यूट कहते हैं, जब स्पेसिफिकली pertaining टू द सब्जेक्ट। हमने बात ये की थी कि जब नाउन को कोई चीज एनहांस करेगी तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। अब जब सब्जेक्ट को कोई चीज एनहांस करेगी तो हम उसे एट्रीब्यूट कहेंगे। नाउन कोई भी हो सकता है, वो एज सब्जेक्ट भी यूज हो सकता है, एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। जब आपको स्पेसिफिकली सब्जेक्ट को एनहांस करेगा, वो ये सब्जेक्ट को एनलार्ज करेगा, ये उसके बारे में सॉरी, कोई क्वालिटी डिनोट करेगा, तो हम उसे एट्रीब्यूट कहेंगे। तो ये याद रखिएगा, कभी अगर आ जाए आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट इन द सेंटेंस, तो एट्रीब्यूट क्या है? वो एडजेक्टिव जो सब्जेक्ट की क्वालिटीज बता रहा हो। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन आ जाता है कि आप एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई करें। तो आपने तब क्या करना है, आपने सिंपली देखना है कि सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जा रही है, आपने उसको आइडेंटिफाई कर लेना है। आर्टिकल भी आपके एज एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं। आ और एन जो है वो आर्टिकल्स हैं जो स्पेसिफाई करते हैं कि एक ग्रुप है, ज्यादा ग्रुप है, या एक चीज के बारे में बात की जा रही है, या जर्नली चीजों के बारे में, एलिफेंट्स के बारे में बात की जा रही है, एन एलिफेंट विच इज इन द स्पेसिफिक जू। तो आप उस एलिफेंट के बारे में जब बात कर रहे होंगे, वो एक डिफरेंट, तो एट्रीब्यूट कर दिया हमने उसको। A word or words, a group of words which does the work of an adjective is called adjective equivalent। ये नए थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, इसको ध्यान से समझें, क्योंकि ये क्वेश्चंस के तौर पे आ चुके हैं और हमने इनका कॉन्सेप्ट ग्रास्प करना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एडजेक्टिव का काम करते हैं। अब एडजेक्टिव क्या है? हमने कहा था कि नाउन की जो क्वालिटी को बताएगा ना, उसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। और जो हमारे वर्ब की क्वालिटी को बताएगा, वर्ब की, एडजेक्टिव की, या फिर इवन वर्ब एडजेक्टिव की जो क्वालिटी को बताएगा, उसको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब। और जो आपकी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताएगा, उसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि आपके एडजेक्टिव का काम करेंगे, हम उन्हें एडजेक्टिव इक्विवेलेंट कहेंगे, यानी वो एडजेक्टिव के बराबर हैं। कोई भी ऐसी चीज जो किसी वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज को बता रहा हो और एज एन एडजेक्टिव यूज ना हो रहा हो, मतलब आपको लग ना रहा हो कि वर्ड एडजेक्टिव है, मतलब क्विक या ब्यूटीफुल या एलिगेंट, इस तरह का कोई वर्ड नहीं यूज किया गया हो, बल्कि उसकी जगह पे डिफरेंट 2-3 वर्ड्स यूज करके उसको रिप्लेस किया गया हो, तो वो आपका एडजेक्टिव इक्विवेलेंट हो जाएंगे। सेंटेंस दैट हैज ओनली वन प्रेडिकेट, और जिसमें वन प्रेडिकेट है और वन सब्जेक्ट है, वो आपका सिंपल सेंटेंस है। अब डेफिनेशन हमारी क्या होगी सिंपल सेंटेंस की, कि जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा, वो सिंपल सेंटेंस होगा। सिंपल सेंटेंस इज वन विच हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब। कुछ होती हैं इन्फिनिट वर्ब्स। इन्फिनिट वर्ब्स वो होती हैं जो काउंटेबल नहीं होती। द लाइट फ्रॉम द सन, जो आपकी है, ये द लाइट फ्रॉम द सन ट्रेवल्ड विद द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर, तकरीबन 8 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे फाइनाइट वर्ब नहीं है वो, कि हमें नहीं पता कि कितने मिनट के ऊपर आपने काउंट करना शुरू किया और कितनी रेज ऑफ सन जो है वो पहुंची है जमीन की तरफ। तो ये आपका फाइनाइट वर्ब नहीं है। लेकिन ही डज हिज एक्सरसाइज एवरी डे, तो आपको पता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए एक्सरसाइज होगी, और रोज की जा रही है, एक फाइनाइट चीज बता दी है कि रोज की जा रही है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए है, तो ये फाइनाइट वर्ब है। इनफाइनाइट वर्ब वो है जिसमें आपको, आप जो अपना वर्ब है उसकी बाउंड्रीज मुकर्रर नहीं कर सकते, या आपको उसकी, आप उसे क्वांटिफाई नहीं कर सकते, तो आप उसको इनफाइनाइट वर्ब कहेंगे। अब हमने बात क्या की है कि वन वर्ड या सेवरल वर्ड्स आपके सब्जेक्ट को डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हो सकते हैं वन वर्ड या सेवरल वर्ड। जो वन वर्ड होगा, ठीक है, वो तो सिंपल आपको समझ आ जाएगी, सब्जेक्ट है। जो वन वर्ड से ज्यादा है, नाउन फ्रेज है कोई जो सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही है, तो उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड होगा, उसको आप क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। द ब्राइट सन इज अ नाउन फ्रेज, राइट? तो जब वो सब्जेक्ट के तौर पे यूज होगी,
तो उसमें से जो मेन वर्ड है, जो सन है, वो आपका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट डिनोट द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड। हमने बताया था कि सब्जेक्ट जिस चीज के बारे में बात की जा रही है, कंडीशन जिसकी बताई जा रही है, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। जिस चीज के बारे में बात हो रही हो, या जिस चीज के बारे में जो है, जो चीज बताई जा रही हो, कंडीशन, उसको जिस चीज में, जिस सेंटेंस में, उसको प्रेडिकेट कहते हैं। फिर हमने बताया कि एक एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट क्या होता है? वो मॉडिफायर या वो एडजेक्टिव जो आपके सब्जेक्ट की क्वालिटी को बताएगा, हम उसे क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट। अब जो आपके आर्टिकल्स हैं, उनको भी एट्रीब्यूट के तौर पे यूज किया जा सकता है, जिसमें आ और एन है। हमने बताया था ये इनडेफिनेट नाउन के लिए, क्लॉजेस के लिए यूज होते हैं, और डेफिनेट क्लॉजेस के लिए हम लोग यूज करते हैं द। और इनडेफिनेट यानी जो आपको सही से पता ना हो, जिनको आप एक क्वांटिफाई ना कर सकें। अब क्वांटिफाई तो आप कर सकते हैं, ये और एन लगा लें, लेकिन जब आप उसकी लिमिट्स, बाउंड्रीज एस्टेब्लिश ना कर सकें, या आप ये कहें कि आप उसको डिस्टिंग्विश ना कर सकें। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, अब ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में आप डिस्टिंग्विश ना कर सकें कि कौन कौन है, आपको नहीं पता। आपके सामने से एक ग्रुप गुजर रहा है जिसमें 4 5 6 लोग हैं, आपने कहा कि अच्छा ये आपस में बात कर रहे हैं, सेम एज ग्रुप के हैं, और इनका आपस में जो है वो एक अच्छा रिलेशनशिप है, तो ये फ्रेंड्स है। या आपने खुद डेजिग्नेट किया कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, राइट? तो आपको कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहें कि अली, उसामा एंड उमैर वर गोइंग टू सी द एनिमल्स इन द जू, तो ये डेफिनेट है, आपने बता दिया कि यही 3 लोग हैं। ठीक है, आपको उनको पर्सनली जानते हैं और आपको उनका रिलेशनशिप पता है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की जगह पे 3 लोगों का आपने नाम लिख दिया, तो ये डेफिनेट हो गया, राइट? तो इसमें जो है, जब हमारे पास इनडेफिनेट आ जाएंगे नाउन्स, तो हम उसको भी एट्रीब्यूट के तौर पे उनके साथ यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास, हमने बताया था कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडजेक्टिव का काम करेगा, इसे एडजेक्टिव इक्विवेलेंट कहेंगे। और जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा, वो सिंपल सेंटेंस होगा। और सिंपल सेंटेंस में हमने बताया कि सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब का यूज। सॉरी, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। इट्स हार्ड फॉर मी टू ब्रीथ समटाइम्स, तो इस वजह से आई हैव टू स्विच द वीडियो ऑफ। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमने अब सिंपल सेंटेंसेस के बारे में मेन चीजें बता दी हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस हैं, हम जरा इनको रिव्यू कर लेते हैं। द क्रैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। अब हमारे पास देखें, क्रैकलिंग ऑफ गीज। अब ये हमारे पास एक नाउन, सॉरी, अब क्रैकलिंग ऑफ गीज हमारे पास यूज हुआ हुआ है एज अ नाउन फ्रेज, ठीक है। अब क्रैकलिंग ऑफ गीज आ गया। हमने कहा था कि जो मेन वर्ड होगा वही सब्जेक्ट होगा, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, राइट? ये जो है क्रैकलिंग ऑफ गीज, आपने बता दिया कि जो गीज हैं, गीज परिंदा है, गूज, गूज परिंदा है, उसकी जो प्लूरल फॉर्म है दैट इज गीज। द क्रैकलिंग ऑफ गीज, गीज क्या कर रही थी? क्रैकल कर रही थी, ठीक है। ये क्वालिटी बताई है, उसकी मॉडिफायर बताया, एडजेक्टिव बताया है, सेव्ड वर्ब आ गया, रोम क्या है? ऑब्जेक्ट है आपका। हमने क्या कहा था कि हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट? और इसके साथ साथ हमारे पास होगा एक सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, सिंपल सेंटेंसेस में। हम सिंपल सेंटेंस की बात करें, सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसके बारे में जो है ना, कहा जा रहा है, हाईलाइट ही नहीं हो रहा, खैर। अब इसके बारे में कहा जा रहा है कि रोम को किसने बचाया? गीज ने। वो गीज जो क्रैकल कर रही थी, जो बोल रही थी, जिनकी आवाजों से जो है ना रोम वालों को पता चला कि देयर इज सम डेंजर, और उन्होंने अपना शहर बचा लिया। तो रोम हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, और गीज हो गया आपका सब्जेक्ट, जिन्होंने कोई काम किया है जिसकी वजह से कुछ बचा है। स्टोन वॉल्स डू नॉट अ प्रिजन मेक। ये जो स्टोन वॉल्स हैं, वो प्रिजन नहीं बनाती, ठीक है। ये एक प्रोवर्ब है। डू नॉट हो गया आपका, डू हो गया आपका वर्ब, नॉट का मतलब है आप बता रहे हैं कि नहीं करते। स्टोन वॉल्स हो गया आपका
यहाँ पे सब्जेक्ट और आपका ऑब्जेक्ट क्या है, प्रिजन। ये जो स्टोन वॉल्स हैं उनको मिला के आप एक प्रिजन नहीं बना सकते। उसके लिए आपको लोग एक स्ट्रक्चर और एक सेंस ऑफ जजमेंट की फीलिंग आनी चाहिए। सिर्फ दीवारें खड़ी करके आप प्रिजन नहीं बना सकते। ऑल मैटर इज इनडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है, ये हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं कि जितना भी मैटर है, अब हमने बताया मैटर, मैटर क्या है, सब्जेक्ट है। ऑल जो है हमने एट्रीब्यूट लगा दिया उसके साथ कि जो आपका सब्जेक्ट है उसका एट्रीब्यूट क्या है, ऑल, कि तमाम जो मैटर है इज, यहाँ पे सिंपल आपका जो है वो वर्ब यूज हुई है। इनडिस्ट्रक्टिबल कि वो तबाह नहीं हो सकता, मैटर्स फॉर्म चेंज करता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता। ये हमारा फिजिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है ना, कि तमाम जो आपका मैटर है दैट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म एंड अनदर बट इज नेवर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अगर वाटर है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका, सॉलिड है वो आपका वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस सॉलिड है वो वाटर में कन्वर्ट हो गई। ये आपकी जो है फिजिकल जो है वो रिएक्शन है। फिर आपका केमिकल रिएक्शन होता है, मतलब आपका जो मैटर है फिजिकल और केमिकल रिएक्शन दोनों में डिस्ट्रॉय नहीं होता। एज प्रोडक्ट्स और बायो प्रोडक्ट्स वो चेंज होता रहता है। अब जिनको फिजिक्स केमिस्ट्री आती है उनको शायद मेरी बात समझ आ रही होगी, लेकिन बस ये समझने कि जो आपके पास मैटर है अल्लाह ताला ने किसी भी सेंस में बनाया है, मैटर वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो शेप चेंज कर लेता है। जैसे अल्लाह माफ करे, जब एटॉमिक बॉम्ब्स आपके गिरते हैं या आपकी हाई रेडिएशन होती है तो होता बेसिकली क्या है, लोग जो है वो हम भी बेसिकली मॉलिक्यूल्स मिलके बने हुए एटम्स और मॉलिक्यूल से। तो जब वो स्ट्राइक करते हैं आपकी बॉडी के साथ या किसी भी स्ट्रक्चर के साथ, वो उनको ब्रेक कर देते हैं, उनके सेल्यूलर लेवल पे न्यूट्रॉन्स और आपके प्रोटॉन्स उनको ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन्स को वहां से निकाल लेते हैं। जब आपके सेल स्ट्रक्चर जो है वो एटम का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ये नहीं होता कि आपका कोई एटम डिस्ट्रक्ट हो गया है, वो बेसिकली कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और हम देखते हैं कि जो चीज वहां पे पहले थी वो क्योंकि पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो चुकी होती है, तो मौजूद होती है लेकिन अनदर फॉर्म में। अब हमने बता दिया कि जितना भी मैटर है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, तो आपने एक बता दी मैटर के बारे में बात कि वो इनडिस्ट्रक्टिबल, इसकी क्वालिटी बता दी। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स, अब ये भी एक आपका प्रोवर्ब है। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। ठीक है, कैन क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब दोनों के तौर पे यहाँ पे यूज हुआ हुआ है। नो मैन, यहाँ आपने बता दिया मैन उसकी एट्रीब्यूट क्या है कि कोई भी आदमी नहीं कर सकता, नो मैन। टू मास्टर्स ये क्या है आपके, मास्टर जो है आपका ऑब्जेक्ट है, और टू मास्टर्स आपने बताया कि किसी दो मास्टर्स को एक आदमी अकेला सर्व नहीं कर सकता। आपका सिर्फ एक मास्टर होता है जिसकी आप शागिर्दी इख्तियार करते हैं और फिर वो आपको अपना जितना भी नॉलेज है वो ट्रांसफर करता है। सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड, आ सिक रूम। अब ए को हमने एट्रीब्यूट के तौर पे यूज किया हुआ है, रूम जाहिर बात है कमरा है, सिक रूम वो कमरा जिसमें बीमार लोग हैं। अब देखा जाए तो आपका सब्जेक्ट क्या है, आ सिक रूम। ठीक है, लेकिन उसमें हमने आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट कौन सा है, मेन, दैट इज रूम। अब उसकी क्वालिटी क्या बताई हुई है, आसिक रूम, यानी ऐसा रूम जिसके अंदर बीमार लोग होंगे, शुड बी वेल एयर्ड, कि उसमें हवा का या वेंटिलेशन का इंतजाम अच्छा होना चाहिए। शुड हमारे पास क्या हो गया, वर्ब, और बी हो गया हमारे पास लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है, ये जहन में रखिएगा। a short a shot an arrow in the air। अब ए जो है वो किसी हम पर्सन को डिनोट करें कि ए पर्सन ने हवा में तीर चला दिया। अब एयर जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है कि हवा के अंदर, इन द एयर, हवा में तीर चलाया है। ठीक है, ए कौन सा है, ए इज द पर्सन हु शॉट द एरो। शॉट क्या है आपका वर्ब हो गया। ये एन एरो ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। इन द एयर भी आपके ऑब्जेक्ट का पार्ट है, यानी यहां तक हमारे पास आ गया है सब्जेक्ट, और ये आपके पास आ गया है प्रेडिकेट। अब हमने कहा था प्रेडिकेट सिंगल वर्ड भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन आपकी जो है एक प्रेडिकेट से ज्यादा प्रेडिकेट्स नहीं हो सकते। A barking sound the shepherd heard, a barking sound the shepherd heard। अब ये देखें कि आपके पास यहाँ पे सेंटेंस में चीजें पूरी हैं, ये वर्ब है आपका, ठीक है, शेपर्ड जो है वो आपका सब्जेक्ट है, बार्किंग साउंड जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है,
अब अगर हम इसे रीअरेंज करें तो हम ये भी तो कह सकते हैं द शेपर्ड हर्ड अ बार्किंग साउंड, अगर इसे हम रीअरेंज करें तो। लेकिन अगर इस तरह से भी दिया हुआ है स्ट्रक्चर तो सॉरी, ये स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन इसमें आइडेंटिफाई करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो हमने ये देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, किसके बारे में बात की जा रही है। अब हर्ड, किसने सुना है, आपका वर्ब बता रहा है कि कोई चीज सुनी गई है, किसने सुना है, शेपर्ड ने, इसका मतलब है ये सब्जेक्ट है। और क्या सुना है, बार्किंग साउंड, तो ये आपका जो है ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो आपने आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे, अगर आपको नहीं समझ आ रही, सबसे पहले आप वर्ब को उठा लें। आप देखिए वर्ब क्या है। वर्ब बता रही है कि किसी ने कोई बात सुनी है। अब किसने सुनी है, बार्किंग साउंड ने तो नहीं सुनी, सुना किसने है, शेपर्ड ने। क्या सुना है, बार्किंग साउंड। तो आपको पता चल गया कि हाँ जी, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, और ये दो लफ्ज दो अलग अलग एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये मिलके आपका प्रेडिकेट बनाते हैं। अप वेंट द बलून। अब इसमें ऑब्जेक्ट कोई नहीं है। आप कहेंगे कैसे ऑब्जेक्ट, आप तो है। आप किधर, किस चीज में, आप हवा में, कमरे में, छत पे, किधर गया आप, वेयर वेंट द बलून। अब यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, वर्ब भी है, लेकिन हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। मैंने आपको क्या बात की थी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, डॉग्स बार्क, अगर वहां तक भी आ गया सेंटेंस की कंप्लीट सेंस होगी कि जो बलून है वो ऊपर चला गया। वो ऊपर किधर गया हमें नहीं पता, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बट ऊपर चला गया। ठीक है। तो इस तरह से भी आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसमें आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। ये भी बेसिकली एक प्रोवर्ब है कि स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, यानी आप बुरी जो एडवर्सिटी है, बुरी कंडीशंस को जो है वो स्वीट भी हो सकती हैं अगर आप उन्हें सही तरीके से यूज करें तो। अब स्वीट क्या है, आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। अब एडवर्सिटी क्या है, सब्जेक्ट है कि जब कोई बुरी चीज होगी, एडवर्स सिचुएशन होगी, उसको जब आप यूज करेंगे verb, तो वो स्वीट होती हैं। ये है ऑब्जेक्टिव। हिज करेज वन हिम ऑनर। अब हिज क्या है, आपका सब्जेक्ट। करेज क्या है, आपका वर्ब, सॉरी, आपका जो है हिज करेज, ये आपका, हिज के बारे में कोई बात बताई हुई है, ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। उसका करेज, वन आपका है सब्जेक्ट, हिम फिर हमारे पास आ गया सब्जेक्ट ही है ये, ऑनर जो है आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया कि ऑनर उसने कैसे विन किया है, बाय बीइंग करेजियस। वी कुड सी और वे, हम अपना रास्ता देख सकते हैं। वी कुड सी और वे, अब इसमें आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, फाइन। देन रेस्टेड, दे रेस्टेड, सॉरी यहाँ पे दे है ना, दे रेस्टेड व्हेन द इवनिंग केम। अब आपने कंडीशन बताई है कि व्हेन, जब शाम हुई, उन्होंने रेस्ट किया। अब आप ये भी कर सकते थे कि व्हेन द इवनिंग केम दे रेस्टेड, बात एक ही है। ठीक है। अब आपने सिचुएशन बता दी कि व्हेन की बात हो रही है, इवनिंग, दे रेस्टेड व्हेन द इवनिंग केम। अब बताया हमने क्या है, दे क्या है, आपका सब्जेक्ट, उन्होंने किया क्या है, रेस्ट किया है, वर्ब। ठीक है। व्हेन द इवनिंग केम, जब शाम हुई। ठीक है, यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है दैट इज इवनिंग, शाम के टाइम में उन्होंने रेस्ट किया है। तो अब आप ये देख ले कि हमने एनालिसिस कैसे किए। हमने देखा सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट किसके बारे में बात की जा रही है, फिर प्रेडिकेट हमने देखा कि हाँ जी प्रेडिकेट कैसे एग्जिस्ट करता है। जहां पे हमें समझ नहीं आ रही थी कि सब्जेक्ट कौन सा है या कौन सा वर्क किया जा रहा है, तो हमने सिंपली सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया अपना वर्ब। जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, जैसे इस सिचुएशन में हमने आइडेंटिफाई कर लिया था अपना वर्ब, तो हमें पता चला कि वर्ब आइडेंटिफाई होगा अब किस चीज पे काम किया जा रहा है, वो क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। और उसने क्या काम किया है, वो आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो हमने इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया इन चीजों को
तो एनालिसिस में टेक अप योर टाइम। जब आप इन चीजों को एनालिसिस कर लेंगे, आप इन चीजों को जो है, आपके पास एक पेंसिल होनी चाहिए। when you're doing any exercise you have to underline and separate या segregate the parts of sentence, ठीक है, या the structure of sentence, you have to segregate that, and after you have segregated you start denoting or highlighting the parts you have identified. ओनली देन उसके बाद हमें कहा जाए कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करें, यहाँ पे कोई एरर आइडेंटिफाई करें, कुछ भी है, कोई भी ऐसी चीज है, इट विल हैपन आफ्टर यू हैव अंडरस्टूड द एनालिसिस ऑफ द सेंटेंस। अगर आपको एनालिसिस समझ आ गई है कि हाँ जी ये एनालिसिस है, दैट इज हाउ द सेंटेंस इज बीइंग मेड, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज द एडजेक्टिव, दिस इज एडवर्ब। हमने इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पहले डिस्कस कर लिया था, क्योंकि जब हम आगे भी जाएंगे व्हेन वी आर गोइंग टू सी द टेंसेस एंड द जनरेशंस, तो उसमें भी आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर यही वाला चेंज हो रहा होगा बार बार। नया नरेशन की नई फॉर्म बनाने के लिए, या आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट को, जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें, एंड देन आपके जब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आएंगे, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना और इन चीजों को आइडेंटिफाई करना कि कौन सी चीज एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रही है, कौन सी चीज एज एन सब्जेक्ट काम कर रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज योर वर्ब। तो इसलिए इसको एनालिसिस ऑफ सेंटेंस आपको हमेशा कोई भी चीज कन्वर्ट करने से पहले, व्हेन यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तो आप जो है आपका माइंड ही उसको प्रोसेस कर लेता है। समटाइम्स आपने देखा होगा आप टेंसेस कन्वर्ट कर रहे होते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता कि आपने कौन सा रूल अप्लाई किया, बट व्हेन यू सी इट इट्स ग्रामेटिकली करेक्ट, बिकॉज योर बॉडी इज सो यूज्ड टू। जब आप टेंसेस करने लग जाएंगे, योर माइंड एंड बॉडी विल गेट इनटू अ सिंक। इसी तरीके से आप जब आप एनालिसिस करना सेंटेंस का स्टार्ट करेंगे और आपको करना आ जाएगा, तो आप देख के आइडेंटिफाई कर सकेंगे, एक दफा पढ़ के आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि कौन सी चीज कौन सी है। अब हमारे पास यहाँ तक एनालिसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस खत्म हो गया। अब हमने इसमें आइडेंटिफाई क्या किया है, हमने आइडेंटिफाई ये किया है कि जो है हमारे पास सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। फिर हमने बात की है एट्रीब्यूट की, कि एट्रीब्यूट क्या चीज है, वो क्वालिटी जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताई जा रही हो उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। उसके बाद हमने एडजेक्टिव इक्विवेलेंट देख लिया। उसके बाद हमने ये कह दिया ये बाज़ का जो है आपका एडजेक्टिव या आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपका सब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा होता है लेकिन आपका ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, तब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट ना नहीं मौजूद लेकिन आपका सेंटेंस का, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है बाज़ औक़ात सब्जेक्ट आपके पास होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता, और हमें लग रहा होता है सेंटेंस ग्रामेटिकली इट्स नॉट फाइन, बट एक्चुअली वो सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक होता है। हम उसमें अपनी तरफ से और चीजें ऐड कर देते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट का जिक्र करना जरूरी नहीं है। जैसे अप वेंट द बलून, कि ऊपर की तरफ चला गया, हमने एक डायरेक्शन बता दी, ठीक है, बलून चला गया, इट्स कंप्लीट, के ऊपर की तरफ चला गया सेंटेंस। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा जो भी सेंटेंस है उससे पहले आप अपनी लैंग्वेज में, अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में कन्वर्ट करें। अगर वो कंप्लीट सेंस सही दे रहा है इसका मतलब है सेंटेंस ठीक है, अगर वो कंप्लीट सेंस सही नहीं दे रहा है इसका मतलब है गलत है। हम क्या करते हैं, हम इंग्लिश को डाइसेक्ट करने की कोशिश करने लग जाते हैं इंग्लिश में ही। दैट इज नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज। आप उस लैंग्वेज में सोचते नहीं हैं, आप उस लैंग्वेज में अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं करते, आप उस लैंग्वेज के अंदर डिसीजंस नहीं लेते। आप हमेशा सोचेंगे जब आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे होती हैं, अल्टीमेटली स्टार्ट यूजिंग योर फर्स्ट लैंग्वेज। अगर आपके ऊपर कोई जो है रिस्ट्रिक्शन ना लगाई हुई है कि आपने इंग्लिश में चीजों को बोलना है किसी और अदर लैंग्वेज में, ठीक है। आपने देखा कि कुछ लोग लड़ते हैं तो पंजाबी में लड़ना शुरू कर देते हैं, सराइकी में लड़ना शुरू कर देते हैं। बेसिकली दैट इज देयर मदर लैंग्वेज, वो उनका सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है। इसलिए जो आपका फर्स्ट लैंग्वेज है आपने हमेशा उसमें कन्वर्ट करना अपना सेंटेंस, किसी भी लैंग्वेज का। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये वर्ड ग्रामेटिकली या कान को सही लग रहा है सुनने में, या ये चीज हमें इसकी सेंस सही लग रही है, तो 90% ऑफ द चांस इज कि वो चीज सही होगी, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उसको ट्रांसलेट करना है अपनी लैंग्वेज में। जब आप उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे 90% आपको क्लियर हो जाएगा कि सब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सा है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि ये सीक्वेंस इनकी सही है। अगर इनकी सीक्वेंस सही है ग्रामेटिकली इट्स फाइन, देन इट्स फाइन, आपको उसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, नो चेंज आ जाएगा या नो ऑप्शन आ जाएगी। अगर उसमें चेंज करने की जरूरत है तो आपको वहीं पे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो ये चीजें आपने अपने जहन में रखनी है। कुछ टेक्निक्स और टिप्स होती हैं जो
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम प्रैक्टिस कर करके हमें आती हैं। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसको जरूर जहन में रखिएगा। उसके बाद हम कंपाउंड सेंटेंस की बात करते हैं। कंपाउंड सेंटेंस क्या है? कंपाउंड सेंटेंस इज मेड अप ऑफ प्रिंसिपल और मेन क्लॉजेस। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल और मेन क्लॉजेस होती हैं, दो या दो से ज्यादा, राइट। और कंपाउंड सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू और मोर प्रिंसिपल और मेन क्लॉजेस। ये बात हमने पहले कह ली थी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज की हम बात कर चुके थे। मेन क्लॉज क्या है? हाँ जी, हमने पहले बात की थी मेन क्लॉज की और सबऑर्डिनेट क्लॉज की, जिसे हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज कहा था। हमने दोनों बातें की थी, ठीक है। अब आपने इसको जहन में रखना है, जब हम कंपाउंड सेंटेंसेस की बात करेंगे तो हम इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास आ जाती है मेन क्लॉज, जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, और फिर हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज आ जाती है। अब जिस सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा प्रिंसिपल क्लॉजेस होंगी, मेन क्लॉजेस, वो आपका क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली आपने बता देना जी कंपाउंड सेंटेंस से, बात ही खत्म हो गई, क्योंकि इसके अंदर आपने आइडेंटिफाई कर लिया स्ट्रक्चर कौन सा, सेंटेंस की टाइप कौन सी है। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है, जिसमें वन सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट होगा या फिर वन इंडिपेंडेंट और वन डिपेंडेंट क्लॉज होगी, दैट इज योर सिंपल सेंटेंस। अब जिसके अंदर टू या मेन, टू या टू से ज्यादा जो है वो मेन क्लॉज आ गए, तो आप उसे क्या कहेंगे? आप उसे कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। अब जो नई टर्म है वो हम यूज करते हैं डबल, जिसमें दो प्रिंसिपल मेन क्लॉजेस यूज हुई हुई हों। कंपाउंड सेंटेंसेस में डबल क्लॉज या टू मेन क्लॉजेस, टू प्रिंसिपल क्लॉजेस की जगह पे हम डबल कह देते हैं। और टर्म मल्टीपल यूज करते हैं दो से ज्यादा के लिए, ठीक है, कि मल्टीपल क्लॉज, मल्टीपल क्लॉजेस, ठीक है। और डबल क्लॉजेस में जब बात आ जाएगी तो इसका मतलब है आपके पास टू मेन क्लॉजेस हैं। और अगर आप बात करते हैं मल्टीपल की, तो इसमें आपके पास दो से ज्यादा मेन क्लॉजेस हैं, ठीक है। द टू और मोर मेन क्लॉजेस आर ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पढ़ी थी, आपको याद होगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे बिसाइड्स, येट, बाय, ये आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं जो एक सेंटेंस को दूसरे से मिला रही होती हैं। हमने हेल्प उसमें आपकी बात की थी कि आपकी कंजंक्शन में और आपकी प्रपोजिशन में फर्क है। प्रपोजिशन जो है वो रिलेशनशिप बता रही होती है बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, और जबकि कंजंक्शन जो है वो सिर्फ मिला रही होती है दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को, उसमें उनका कंपैरिजन या किसी किस्म का रिलेशनशिप नहीं होता। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हमने बताया था कि दो इक्विवेलेंट्स को मिला रहा होता है। याद है आपको ये चीजें? जब हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात की थी और हमने बताया था कि जब दो इक्विवेलेंट को मिलाएंगे तो उसे कोऑर्डिनेटिंग कहेंगे। फिर हमारे पास और भी इस तरह की टर्म्स थी जिसमें कंपैरिजन भी था। तो जहां पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस इक्विवेलेंट क्लॉजेस होंगी या इक्वल क्लॉजेस होंगी, उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिलाएंगे। इट कैन बी सीन दैट ईच मेन क्लॉज ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस में बी अ सिंपल सेंटेंस। ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास दो सिंपल सेंटेंस हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस, सॉरी, कंपाउंड सेंटेंस बन सकते हैं। अब आप देखें, दो कंप्लीट सेंटेंसेस हैं। इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली, ठीक, द टाइम वी वर लीविंग द हॉस्पिटल। तो इंडिपेंडेंट सिंपल सेंटेंसेस, इनको मिलाया हमने किससे है? बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दो इक्विवेलेंट सिंपल सेंटेंसेस हैं, उनको जब हमने मिला दिया है बाय के साथ, तो क्या हुआ है? आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। सिंपल सी बात है। अब हमने क्या कहा? जिसमें दो
मेन क्लॉजेस होंगे उससे ज्यादा होंगी उसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड सेंटेंस। जिसमें दो मेन क्लॉजेस होंगी उसे हम डबल क्लॉज भी कहेंगे, और जिसमें मल्टी तीन दो से ज्यादा होंगे उसे मल्टीपल क्लॉज कहेंगे। ठीक है, हम इन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो है वो ज्वाइन करेंगे, और दो सिंपल सेंटेंसेस को या तीन सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर भी जो है वो एक मेन क्लॉज बन सकती है। सॉरी। The analysis, the connection between two main clauses can be of four kinds. अब हमने आगे बताया है कि जो कंपाउंड सेंटेंसेस की दो मेन क्लॉजेस हैं वो चार तरह की हो सकती हैं। एक है कॉपुलेटिव। कॉपुलेटिव क्या है? द मेन क्लॉज आर सिंपली कपल्ड टुगेदर, यानी दे एक्ट एज अ कपल। हाउ दे एक्ट एज अ कपल? स्ट्रेंज क्वेश्चन। एग्जाम्पल है, द इनोसेंट्स वर गिल्टी एज वेल एज द गिल्टी। मतलब जो इनोसेंट है उनको भी गिल्टी कह दिया गया, और जो गिल्टी थे वो तो थे ही गिल्टी। तो ये जो एज वेल एज है ये बता रहा है कि दोनों का सिचुएशन इक्वल है। ठीक है, तो ये इक्वल है, एक एक दूसरे के साथ कपल टुगेदर किए गए हैं, तो इनको हम कपिलेटिव कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है एडवर्सिटिव। एडवर्सिटिव क्या है कि ये एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे। ठीक है, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, मेन क्लॉजेस। इसमें एडवर्स, एडवर्स होता बुरा होना, एडवर्सरी होता है आपका दुश्मन। एडवर्सरी से याद रखेंगे आप कि दुश्मन क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं, तो ये एडवर्सरी कनेक्शन है इनका। ही इज रिच येट, येट में ये देखें आप ऑपोजिट या उसका कंपैरिजन बता रहे हैं कि रिच तो है लेकिन वो खुश नहीं है। हमारा क्या कॉन्सेप्ट है कि वन हु हैज मनी इज अ हैप्पी पर्सन, बट हम ये बता रहे हैं कि ही इज हैप्पी, लेकिन ऑपोजिट बात होगी ना। हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो इंसान खुश है, सॉरी जिसके पास पैसा है वो इंसान खुश है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वो अमीर तो है लेकिन वो खुश नहीं है। तो ये क्या हो गया? एडवर्सरी, एडवर्सेटिव कनेक्शन। उसके बाद हमने तीसरी बात की ऑल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव। ऑल्टरनेटिव क्या है कि दो जो आपकी मेन क्लॉजेस हैं वो मीनिंग में एक दूसरे से अलग हैं, एंड अ चॉइस बिटवीन देम इज ऑफर्ड फॉर एक्सेप्टेंस, यानी इसके अंदर जो है देयर इज अ चॉइस। इधर ही इज मैड और फेन्स मैडनेस। हमने कह तो दिया कि वो पागल है, ठीक है, या तो वो पागल है या वो पागल होने का जो है वो ढोंग करता है या नाटक करता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने एस्टेब्लिश कर लिया दैट पर्सन इज मैड। इधर ही एक्ट्स एज अ मैड पर्सन और इज एक्चुअली मैड। हमने उसको एज अ मैड पर्सन कर दिया है डिफाइन, लेकिन हमने कहा है कि ये हो सकता है कि या तो वो वाकई पागल है या तो पागलपन का दौरा पड़ता है उसे, या वो देखता है या अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करता है दैट ही इज अ मैड पर्सन। तो इसमें आपको एक चॉइस दे दी जाती है बिटवीन टू थिंग्स टू एक्सेप्ट एज अ कनेक्शन। तो हमने कह दिया कि ये दो चीजें एक दूसरे से ऑपोजिट होती हैं, जिस ज्वाइंट हैं, लेकिन इन दोनों में से हम ऑप्शंस क्रिएट कर देते हैं एक्सेप्टेंस के लिए। फिर है हमारे पास रिलेटिव कनेक्शन। व्हेन सेकंड क्लॉज ड्रॉज इन्फ्लुएंस फ्रॉम द फर्स्ट क्लॉज, यानी जो आपकी सेकंड क्लॉज है वो आपकी फर्स्ट क्लॉज के बारे में कोई इन्फ्लुएंस, कोई चीज अखज करती है आपकी फर्स्ट क्लॉज से, तो हम उसे क्या कहेंगे? इलेटिव। ही इज डिलिजेंट देयर फोर ही विल सक्सीड। अब हमने कह दिया क्योंकि वो मुहतात है इसलिए वो सक्सेसफुल होगा। हमने एक प्रिडिक्शन दे दी किस बेस के ऊपर? उसकी फर्स्ट क्लॉज में हमने जो बताया हुआ था उसकी क्वालिटी, उसकी बेस पे हमने एक प्रिडिक्शन दे दी। तो हमने क्या किया? हमने इन्फ्रेंस ड्रॉ की फ्रॉम द फर्स्ट क्लॉज। ही विल सक्सीड, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही इज डिलीजेंट, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। टू मेन क्लॉजेस हो गई। अब इन्हें हमने ज्वाइन कैसे किया है? देयर फोर, यानी जो ये चीज है ये डिपेंड करती है इस चीज के ऊपर कि वो डिलीजेंट है, इस वजह से वो सक्सीड होगा। और फिर हमने उसको ज्वाइन किससे किया है? लिंकिंग वर्ब से। तो हम ये बता रहे हैं कि हमारे पास चार टाइप्स के जो है वो कनेक्शन है, जिसमें हमारे पास पहले आ जाता है हमारे पास कॉपुलेटिव, जिसमें हमने कपल कर दिया है कि हम इधर और नाइदर और नॉर इसकी सिचुएशंस के साथ या एज वेल एज के साथ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बता दिया हमारे पास है
पहले हमारे पास थे कपल्ड है, दूसरा हमारे पास एडवर्सरी है, जिसमें हमने बता दिया कि दो चीजें हैं एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, जिसमें ही इज रिच येट ही इज अनहैप्पी, ये दो चीजें जो एक दूसरे के ऑपोजिट है हमने उन्हें इकट्ठा कर दिया है। ठीक है, उसके बाद तीसरा हमारे पास ऑल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव, जिसमें दो चीजें जो मीनिंग में एक दूसरे से मेल नहीं खाती, लेकिन ये इन दोनों में हमें एक चॉइस दे दी जाती है। ही इधर ही इज मैड और फेन्स मैडनेस, कि या तो वो पागल है या पागल होने का ढोंग करता है। फिर हमारे पास इलेटिव है, जिसमें जो आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ क्लॉज से सेकंड पार्ट ऑफ जो सेकंड क्लॉज है आपकी, वो कोई इन्फ्रेंस या कंक्लूजन ड्रॉ करती है। He is diligent, therefore he will succeed. He is honest, therefore he will succeed. He is courageous, therefore he will succeed. इस तरीके से आप बहुत सारी जो है वो आपने कंक्लूजन्स ड्रॉ कर ली हैं एक पर्सन की क्वालिटीज की बेस के ऊपर, कि ये आपका बेसिकली क्या है, इलेटिव कनेक्शन है। अब समटाइम्स नो कनेक्टिंग वर्ड इज यूज टू ज्वाइन टू मेन क्लॉजेस ऑफ अ कंपाउंड। अगर आपको कोई कनेक्टिंग वर्ड भी बाज़ हो सकता है ना यूज किया, अगर कॉमा से उसको डिफाइन कर दिया गया हो, जैसे है हर कोट वॉज प्योर, हर लाइफ सेंटेंस। ठीक है, उसका जो कोट था वो प्योर था, और वो उसकी लाइफ सेंटेंस थी। हमने बता दिया कि वो जो अपने कोट, मतलब शी वाज अ क्वीन बट शी वाज जस्ट कॉन्फाइंड टू हर कोट, और वही उसकी जो है वो जाती जिंदगी उसकी बस वहीं तक माहू मतलब महदूद हो गई थी। उसके कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं थे, शी वाज अ क्वीन, दैट इज व्हाई हर लाइफ वाज जस्ट अबाउट हर कोर्ट, अपने कोर्ट के मामलात के बारे में, अपने सब्जेक्ट्स के बारे में। और वो ही उसकी जो है वो कैद बन गई थी, उम्र कैद बन गई थी। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने जो है यहाँ पे सेमी कोलन्स यूज करके दो चीजों को ज्वाइन कर दिया है हमें, या कॉमा के साथ हम ज्वाइन कर दें, तो हम उसमें क्या होगा, हमें कनेक्टिंग वर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरी नहीं है कनेक्टिंग वर्ड हो। उसके बाद द कनेक्शन बिटवीन टू मेन क्लॉजेस कैन बी ऑफ फोर काइंड्स, हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें समटाइम्स सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इज यूज्ड टू जॉइन द क्लॉज ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस। हम बाजू का सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करते हैं जब हम बताते हैं कि एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉकड विद हिम टू द स्टेशन वेयर वी पार्टेड वेज। अब यहाँ वेयर का क्या मतलब है, जहां पे हमने जिस जगह पे हमने पार्ट किए वेज, वो कहाँ थे, स्टेशन पे, जहां तक आप उसके साथ चले। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाकर टू क्लॉजेस को मिला दिया है, ये वेयर का वर्ड यूज करके। फिर है कंपेयर्ड सेंटेंस हैव ऑफन कॉन्ट्रैक्टेड एंड दे में हैव अ कॉमन सब्जेक्ट एंड अ कॉमन वर्ब, कि कॉमन सब्जेक्ट और कॉमन वर्ब यूज करते हुए भी दो जो है वो कंपेयर्ड सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। ही ईदर ही विल प्ले और नॉट। अब इसमें ही एक कॉमन सब्जेक्ट है, और प्ले जो है ये भी एक कॉमन वर्ब है, लेकिन हमने क्या कहा है कि या तो वो खेलेगा या नहीं। उस सेंटेंस का मतलब तो आपको समझ आ गया। ठीक है, तो ये दो कंपैरेटिव सेंटेंसेस हैं। अब ये आपके पास कंपाउंड सेंटेंसेस की एक एक्सरसाइज है। आपके पास 2 मिनट हैं, इसको कंप्लीट करें। इसमें आपने सिर्फ जो है ये वर्ड्स यूज करके इनका आपस में रिलेशनशिप डिफाइन करना है। आई होप आपको नजर आ रही होगी, तो इसको जरा जल्दी से 2 मिनट्स में कंप्लीट करें।
आई होप आपका जो है ये एक्सरसाइज हो गई हो। हम एंड पे जो है इसको डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आ गए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या है? मैंने इस कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस इज गिवन फॉर एनालिसिस। आपको डिटेल्ड एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और डिपेंडेंट क्लॉज होती है, और इनको ज्वाइन किया जाता है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज से। कंपाउंड सेंटेंसेस में आपके पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आपके पास एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। ठीक है, व्हेन द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू गिव क्लॉज एनालिसिस, जब हम उन्हें कहते हैं कि क्लॉजेस का एनालिसिस करें, ही इज आस्क्ड टू ब्रेक अप द सेंटेंस इनटू सेवरल क्लॉजेस। हम चाहते हैं कि उस सेवरल क्लॉजेस में उस सेंटेंस को ब्रेकअप करें और फिर हम बताएं कि उनका आपस में रिलेशनशिप क्लॉजेस का क्या है, या उनका उन क्लॉजेस का मेन क्लॉज के साथ क्या रिलेशनशिप है। इन एनालाइजिंग अ कंप्लीट कम्प्लेक्स सेंटेंस, द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल और मेन क्लॉज। करना क्या है, सबसे पहले एक सेंटेंस को लेना है, उसको आपने ब्रेक डाउन करना है डिफरेंट क्लॉजेस में। फिर आपने देखना है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सी है। इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सी होगी? जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा और वो कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रही होगी। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने सबॉर्डिनेट क्लॉज या क्लॉजेस ढूंढनी है और फिर इनका रिलेशनशिप देखना है कि वो मेन क्लॉज के साथ किस तरह से है। सबॉर्डिनेटिंग क्लॉजेस यूज हुई नहीं है, ठीक है। सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज में फिर आप देखेंगे, उसमें आपको बता दिया जाएगा, जब जैसे हम अनटिल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक कंडीशन पूरी होने तक, ये एक कंडीशन पूरी होने तक ही काम किया गया है, ये एक सिचुएशन पूरी होने तक काम किया गया। इस तरह से आपको पता चल जाएगा आपकी सबॉर्डिनेटिंग जो आपके कंजंक्शन है उससे यूज होते हुए कि इनमें आपस में इनका रिलेशनशिप क्या है मेन क्लॉज के साथ। ठीक है, ये भी एक आपकी एक्सरसाइज है, तो हम बाद में इसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले आप जो एक छोटी सी वीडियो है ये देख लें सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में।
अच्छा, ये आपको अच्छे से इसमें जो सारे कॉन्सेप्ट्स एंड रिव्यू हो गए होंगे। याद है आपको, हमने फैन वॉइस भी पढ़ा हुआ है पहले, जब हम कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस सॉरी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की बात कर रहे थे, तब हमने फैन वॉइस पढ़ा था। फिर हमने सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी पढ़ी हुई थी, जब हम कंजंक्शंस को डिटेल में पढ़ रहे थे। तो ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो न्यू इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। इसलिए जो आपका एक तरीका कार बनाया गया है इसको आउटलाइन का, वो ये है कि कोई भी ऐसी चीज जो आपको पहले ना पढ़ाई गई हो, फर्दर आगे इस्टेब्लिश ना हो रही हो। अच्छा, यहाँ तक हमारा एनालिसिस ऑफ सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। अब आपको यहाँ पे जो है क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज को आइडेंटिफाई करें। ठीक है, उसके अलावा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है। ठीक है, इसके बाद एक और चौथी टाइप भी होती है, लेकिन हमने उसको नहीं किया, जिसमें कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होता है, जिसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। ठीक है, ये एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होगी, लेकिन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस लाजमी होंगी। ठीक है, वो आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हमने इसको सिंपल ही रखा है कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इससे आपको स्ट्रक्चर भी समझ आ जाएगा, सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अब हम आते हैं एनालॉजीज के ऊपर। एनालॉजीज जो है वो बेसिकली आपकी क्या डिपेंड करता है, एक आपकी जो है वो वोकैबुलरी पे डिपेंड करता है, और फिर आपके कनेक्शन मेकिंग जो आपकी एबिलिटी है उस पे डिपेंड करता है। आपको एनालॉजीज अगर बिल्कुल ही कुछ आपकी वोकैबुलरी नहीं है, तो आपके लिए एनालॉजीज को करना, सिनोनिम्स एंटोनिम्स को करना मुश्किल हो जाएगा। कुछ तरीके हैं कि आप थोड़ा सा उसके बारे में गेस कर सकते हैं, लेकिन आप कंप्लीटली उसके बारे में सही से नहीं बता सकते अगर आपको रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना नहीं आया, या कोई ऐसी वोकैबुलरी यूज हो गई है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी। तो अनालॉजी होता क्या है? अ कंपैरिजन बिटवीन वन थिंग एंड अनदर, कि एक से दूसरी चीज के दरमियान जो कंपैरिजन है उसको अनालॉजी कहते हैं। टिपिकली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन। ठीक है, हम इसे क्लैरिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज वर्ड एनालॉजी? वर्ड एनालॉजी इज वोकैबुलरी प्रॉब्लम दैट यू सॉल्व। इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ की ऑफ वर्ड्स एंड अदर फोर पेयर्स। ठीक है, यू मस्ट डिसाइड विच वन ऑफ द फोर ऑफ द वर्ड पेयर इज मोस्ट लाइकली। अब यहाँ फॉर एग्जाम्पल बात की गई है कि माउंटेन, और इसका कनेक्शन है कि माउंटेन इज हाई। माउंटेन हाई होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास क्या चीज यूज हो गई, हमने देखना है कि हमारे पास एक नाउन दिया है और उसकी क्वालिटी बताई हुई है। तो हम इसमें से देखेंगे कि कौन सी चीज जो है वो इस पे सूट करती है। आर्टिस्ट फेमस, सही है। ड्राई डेजर्ट, ये गलत है, क्योंकि आप ये देखें कि पहले क्वालिटी बता दी गई है, डेजर्ट जो है वो बाद में बताया गया। ये एनालॉजी नहीं हो सकती। हनी इज स्वीट, ब्रेक इज लाइट। अब ब्रेक तो लाइट नहीं होती। आर्टिस्ट फेमस हो सकता है, हनी स्वीट हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स की, तो हम क्या करेंगे, माउंटेन हाई है, हनी स्वीट है। अगर हम दो लिविंग थिंग्स के बारे में कंपैरिजन कर रहे होते, फिर हम आर्टिस्ट और फेमस कर सकते थे। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं टू नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान, तो फिर हनी एंड स्वीट इज द राइट ऑप्शन। कि जो माउंटेन है वो हाई है, जो हनी है वो स्वीट है। हमने उसकी क्वालिटी बता दी है, इनहेरेंट क्वालिटी बता दी। अब आर्टिस्ट फेमस हो ना हो, ये क्वेश्चनेबल है, लेकिन माउंटेन तो हमेशा हाई होगा और हनी हमेशा स्वीट होगा। आपने कभी फीका शहद तो नहीं खाया होगा, या आपने कभी कोई ऐसा माउंटेन तो नहीं देखा होगा जो बिल्कुल जमीन के लेवल पे हो। तो ये इनकी इनहेरेंट क्वालिटीज हैं, हमने इस तरीके से इनका जो है वो एनालॉजीज क्रिएट करनी है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है? कॉरेस्पॉन्डेंस और पार्शियल सिमिलैरिटी, की इनमें जो है कॉरेस्पॉन्डेंस होती है या पार्शियल सिमिलैरिटी होती है, क्योंकि हमने इनका कनेक्शन वैसे डेवलप किया होता है। थिंग विच इज कंपैरेबल टू समथिंग एल्स इन सिग्निफिकेंट रिस्पेक्ट्स, हमने इनको जो हमारे पास एस्पेक्ट्स हमने या जो हमने पर्टिकुलर्स डिफाइन किए होते हैं, उनमें आपस में इनका कनेक्शन बन रहा होता है। प्रोसेस ऑफ आर्ग्यूइंग फ्रॉम सिमिलैरिटी इन नोन रिस्पेक्ट टू सिमिलैरिटी इन अदर रिस्पेक्ट्स। कि पहले आपके पास एक सिमिलैरिटी आ गई, क्योंकि हमने फोर टू पेयर ऑफ वर्ड्स देखे हैं ना, तो आपने उसके अंदर पहले में हमें आइडेंटिफाई कर दी गई है कि क्या इनका रिलेशनशिप है या सिमिलैरिटी क्या होगी, और हमने अगली वैसे सिमिलैरिटी डिफाइन करनी है। A process by which new words and inflections are created on the basis of regularities in the form of existing one. न्यू वर्ड्स क्रिएट कर रहे हैं, न्यू इन्फ्लेक्शंस क्रिएट हो रही हैं, किस बेसिस पे? जो पहले हम पढ़ रहे हैं। Analogies are best solved by creating a sentence that accurately captures the truest and the best essence of a relationship of the first two items in the analogy। अब आपने करना क्या है? एनालॉजीज के लिए सबसे पहले आपने सेंटेंस क्रिएट करना है
पहली टू एनालॉजीज के साथ, फिर आपको रिलेशनशिप समझ आएगा, फिर आप उसी तरह का रिलेशनशिप नीचे भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने अभी बात की थी माउंटेन और हाई की, तो हमने क्या किया, हमने देखा कि माउंटेन्स आर हाई, हनी इज स्वीट। अब आर्टिस्ट फेमस भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अब आर्टिस्ट की लिविंग थिंग है, और लिविंग थिंग के बारे में हम बात ही नहीं करें, हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करें। तो दो क्राइटेरियाज हमारे मीट हो गए कि एक तो नॉन लिविंग थिंग्स थी और उनका जो रिलेशनशिप है वो इररिफ्यूटेबल है, कि हनी स्वीट ही होगा और माउंटेन हाई होगा। तो दो हमारे क्राइटेरियाज मैच हो गए, तो हमने क्या किया, उसको बता दिया कि ये पेयर ऑफ वर्ड इससे कंपैरिजन में आता है, ये एनालॉजी इसके साथ मीट करती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, ट्री इज टू लीव एज फ्लावर इज टू पेटल। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, जैसे मैंने अभी पढ़ा है, द ट्री इज टू लीव एज फ्लावर इज टू पेटल, कि दरख्त का पत्ता होता है और फूल की पत्ती होती है। ठीक है, तो हम ये रिलेशनशिप जब बना लेंगे तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब आप और एग्जांपल्स देखें, यहाँ हैमर इज टू नेल एज कोम्ब इज टू हेयर। अब आप कहेंगे इसकी एनालॉजी कैसे बनती है, कि जो हैमर है वो नेल पे इस्तेमाल होता है, दैट इज अ टूल फॉर नेल्स, और कोम्ब को जो है वो टूल किसके लिए, हेयर के लिए। वाइट ब्लैक ऑपोजिट्स हैं, अप एंड डाउन ऑपोजिट है, जैसे व्हाइट और ब्लैक ऑपोजिट है, एक दूसरे के ऑपोजिट अप एंड डाउन है। मैंशन शैक, अब मैंशन क्या है, बड़ा घर, शैक क्या होता है, झुगी। यानी हमने ऑपोजिट्स का कंपैरिजन किया हुआ एक ही कैटेगरी में। तो जो आपकी यॉट होती है, यॉट एक आपकी बड़ी लग्जरियस बोट होती है, और डिंगी जो है वो आपकी छोटी सी, जिसमें वो जो आपने देखा होगा कि अगर आप साउथ इंडियन मूवीज देखें तो इतनी सी पतवार ली हुई होती है, जिसमें से बस सिर्फ बैठे हुए होते हैं, इतनी जगह होती है कि आप बैठ के अपने साथ कोई छोटी चीज रख सकें। तो कंपैरिजन है साइजेस का। फिर शॉर्ट और लाइट, ये छोटा, एक चीज छोटी है और वेट में कम है, और एक चीज जो बड़ी है जाहिर बात है वो वेट में हैवी होगी। बीज कहाँ रहती हैं, हाइव्स में, छतों में, उनके छत्ते हैं उनमें रहती हैं। तो बेयर्स कहाँ रहते हैं, गारों में, अपने डेन में। अब हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं इस तरीके से। पहले में हमने बताया कि टूल कौन सा किस चीज के लिए यूज होता है, पहले हम दो टूल्स की बात कर रहे थे, कॉम्ब भी एक टूल है, हैमर भी एक टूल है। हैमर किस लिए यूज होता है, नेल्स के लिए। और जो कॉम्ब है आपकी यूज किस लिए होती है, बालों के लिए। अब फिर हमने जब सेकंड एनालॉजी देखी व्हाइट और ब्लैक की, तो ये क्या है, ये ऑपोजिट्स हैं। फिर हमने थर्ड देखी, इसमें हमने क्या किया, इसमें भी हमने ऑपोजिट्स है, कि एक ही चीज की दो एक्सट्रीम्स हैं। फर्स्ट इज द बेस्ट थिंग एंड द सेकेंड इज द लीस्ट थिंग, वो हमने देख ली। फिर हमने बात की साइज और वेट के ऊपर, हमने उसकी फिजिकल डायमेंशंस पे बात कर ली। फिर जब हमने बी और हाइव की बात की और बियर्स और डेन की बात की, यहाँ पे हमने जो है नेचुरल हैबिटेट्स की बात की है, एनिमल्स और इंसेक्ट्स की। फिर स्पीक सिंग, कि पहले आप बोलते हैं उसके बाद आप गाना शुरू करते हैं। इसी तरीके से जब आप चलते हैं, आपको चलना आना चाहिए डांस करने के लिए। अगर अल्लाह माफ करिए, डिफरेंटली एबल्ड, यू कैन नॉट डांस, इफ यू कैन नॉट वॉक यू कैन नॉट डांस। तो इसी तरीके से गाने के लिए बोलना जरूरी है और डांस के लिए चलना जरूरी है। शेफ क्या है, शेफ वो इंसान है जो फूड बनाता है। ठीक है, जो स्कल्प्टर है, शेफ फूड के साथ काम करता है। जो स्कल्प्टर है, जो बुत तराश है, वो किसके साथ काम करता है, पत्थर के साथ। लाइक लव, डिसलाइक हेट, अब हमने यहाँ पे एक्सट्रीम बताई हुई है कि एक लाइकनेस है, दैट जब एक्सट्रीम हो जाती है दैट इज लव, और जब आपकी डिसलाइक है किसी के बारे में, वो एक्सट्रीम हो जाती है, दैट इज हेट। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट एनालॉजीज को समझने की कोशिश की है कि इनका रिलेशनशिप क्या है। जब तक आप रिलेशनशिप एक्स्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे तब तक आप एनालॉजी आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब हमने यहाँ पे ना इसकी कुछ टाइप्स बताई हुई हैं, टाइप्स ऑफ एनालॉजीज। जिसमें पहले आपके पास आ जाता है कॉज टू इफेक्ट, कि एक आपके पास कॉजल इफेक्ट हो जाएगा, कि एक कॉज होगी और एक उसका इफेक्ट होगा। जैसे टॉरपीडो, हवा के जो टॉरपीडोज आते हैं उससे क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ है। ठीक है, और जब आप जाहिर बात है ड्रिंक करेंगे तो आपको नशा होगा। प्रॉस्पेरिटी, जब आपके पास खुशहाली होगी तो आप खुश होंगे, और जब आपके पास सक्सेस होगी तब भी आप खुश होंगे। अभी अब प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस क्या है, ये प्रॉस्पेरिटी, ये कॉज एंड इफेक्ट है, कि जब आपके पास खुशहाली होगी तो आपके पास खुशी होगी, जब आप सक्सेसफुल होंगे तो आप खुश होंगे। वन इम्पॉर्टेंट पार्ट इज टू इट्स होल, अब हमने क्या बताया है कि एक पार्ट है और एक होल है।
ब्लेड किस लिए यूज होता है? कटिंग पार्ट नाइफ का है। प्रोंग क्या है? फोक। प्रोंग्स आपने देखे होंगे आगे जो उसके तीन जो प्रोंग्स होते हैं, ठीक है, उठाने वाला पोर्शन उसको फोक का होता है। अब थंब जो है वो आपके हैंड का इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जो डायमंड है वो रिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर एक्सट्रीम ऑफ वन थिंग टू द एक्सट्रीम ऑफ अनदर, जब जैसे अभी हमने लव और हेट की बात की थी, लाइक और डिसलाइक की, डिसलाइक और हेट की बात की थी, तो उसी तरीके से ये एक्सट्रीम है, एक एक्सट्रीम दूसरे एक्सट्रीम से। इलेशन कि आप बहुत खुश हैं, और डिप्रेशन उसका पोलर ऑपोजिट है कि आप एक बहुत खुश हैं और आप एक बहुत ज्यादा उदास हैं। एक्यूटनेस कि एक चीज आपके पास क्यूट है, और एक आपके पास एक्यूट मतलब बहुत ज्यादा है, एक्यूट लाइट है, एक्यूट मतलब उसकी शार्पनेस ज्यादा है, तो इधर से वो उसमें डलनेस होगी। टॉल है तो शॉर्ट। अब एक कैरेक्टर है एजेंट स्मिथ, वो टॉल है, उसके साथ जो दूसरा एजेंट जो शॉर्ट था उसका नाम है नियो। ये किसी मूवी से दिया हुआ है, कनेक्शन मिलाया हुआ है। आई हैव नो आइडिया हु एजेंट स्मिथ एंड नियो इज, बट समझने के लिए कि टॉल एजेंट स्मिथ है और जो शॉर्ट एजेंट है वो नियो है। एन ऑब्जेक्ट इज टू इट्स प्राइमरी फंक्शन, एक ऑब्जेक्ट का जो प्राइमरी फंक्शन है, कोई भी एक चीज जो उसका फंक्शन वो अदा करता है, हमने जब उसका रिलेशनशिप देखना है, जैसे हीट है, ठीक है, जब हीट होगी तो स्ट्रोक होगा, आपको हीट स्ट्रोक आपने सुना होगा। जो लैंप है वो लाइट देगी, राइट। अब यहाँ पे हीट और लाइट दे रहे हैं, ठीक है। अब जो स्ट्रोक है ये आपको कब होता है? जब हीट ज्यादा हो जाती है, और लैंप क्या करती है? लाइट देती है। जैसे कार है, उससे आप ट्रेवल करते हैं, और जब आप पढ़ते हैं तो आप सीखते हैं। अ स्पेसिफिक आइटम इज टू जनरल क्लास, सॉरी, एक स्पेसिफिक आइटम है, उसकी जनरल क्लास है। अब क्रैब जो है वो क्रस्टेशियन जो है, ये बेसिकली आपकी सब क्लास, आपकी जो क्रैब है ये आपकी स्पीशीज है, क्रस्टेशियन इसकी जो है वो टेक्सोनॉमी में आता है। और इसी तरीके से मैन जो है वो मैमल है, आपकी जो सब, आप मैमल की सब क्लास है, ह्यूमन स्पीशीज है उसकी। इसी तरीके से स्कूल का जो है वो सब क्लास है, यूनिट क्या है? वो है स्टूडेंट। और कॉन्वेंट का सबसे छोटा यूनिट क्या है? नन। मतलब वहां पे जो कॉन्वेंट में नन पढ़ी होती है, स्कूल में कौन सा है? स्टूडेंट होता है। इसी तरीके से हम क्लास की बात करें कि क्रस्टेशियन जो है वो क्लास है, और उसकी आगे स्पीशीज क्या है? क्रैब। और मैमल जो है वो एक क्लास है, जिसकी मैन जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, उसकी एक स्पीसीज है। एन ऑब्जेक्ट इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक, अब हमने ऑब्जेक्ट जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक बताए हुए हैं। अब आयरन है, दैट इज रिजिड, आयरन सख्त है, रिजिड है, चेंज नहीं करता शेप। रबर क्या है? वो फ्लेक्सिबल है, क्वालिटी है उसकी, कैरेक्टरिस्टिक है कि वो फ्लेक्सिबल होती है। अब वैम्पायर है तो वो इमॉर्टल है, हमने सुना है वैम्पायर्स आर इमॉर्टल। अब जो एस्कीमो है, एस्कीमो टेरर, जो एस्कीमोज होते हैं आपने देखे होंगे, एस्कीमो के अंदर जो है वो जहाँ पे बर्फ के अंदर रहते हैं एस्कीमोज, तो वो क्या है? क्यूट है। द वर्ड टू इट्स सिनोनिम, अब हमने वर्ड और सिनोनिम यूज किए हुए हैं। जैसे जो है वो हमने लग्जरियस की बात की है, दैट इज सैड, ये सिनोनिम है, ठीक है। डोलफुल, डोलफुल का मतलब है आप उदास हैं, मॉर्निंग में हैं, तो मोurnफुल यानी आप मोर्न कर रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, राइट। अब हाइपर है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, एनर्जेटिक, बेसिकली इट्स हाइपर, ये एक दूसरे के सिनोनिम है। ऑर्गेनिक, हम कहते हैं ना ये चीज ऑर्गेनिक है, ये चीज नेचुरल है, इसमें कोई पेस्टिसाइड्स या एडेड केमिकल्स नहीं है, ये ऑल नेचुरल है, तो ऑर्गेनिक का मतलब हो गया नेचुरल। अब जिस तरह सिनोनिम्स यूज होते हैं, इसी तरीके से एंटोनिम्स भी यूज होंगे। डेस्टिट्यूट यानी बहुत बुरी दरगदू हालात जिसके होते हैं, और वेल्दी के बहुत ज्यादा अमीर। डिप्लीट होना, खत्म होना, फिल करना मतलब भरना। अब एक चीज खत्म हो रही है और एक चीज को भरा जा रहा है, तो इसके अंदर क्या है? रिलेशनशिप ऑपोजिट का है, एंटोनिम है। ओबीस यानी बहुत ज्यादा मोटा होना, थिन पतला होना। वल्गर, वल्गर जो है इट मीन्स के इनडिसेंट। वल्गर जो है वो बेसिकली इट्स सिनोनिम ऑफ इनडिसेंट, तो उसका जो ऑपोजिट क्या है? रिफाइंड, डिसेंट, रिफाइंड। ऑब्जेक्ट हिंडर्स इट्स एक्शन, अब हमने बताया कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक्शन रेंडर हो रहा है, रोका जा रहा है। आप रिस्ट्रेन किसको करेंगे? उस चीज को जो चल रही हो।
जो मूव करे उस चीज को आप रोकेंगे। आप किसी इंसान, जो जाहिर बात है इंसान मूव करता है, अगर आप उसे रिस्ट्रेन कर लेंगे, बांध लेंगे, तो आप उसकी मूवमेंट को, उसके एक्शन को रोक रहे हैं। इसी तरीके से जब आप स्पीच करते हैं, आप बोलते हैं और आप उसमें स्टट करने लग जाए, मतलब आपको तोतलापन आ जाए, आप अटक अटक के बोलने लगे, तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी स्पीच को रिस्ट्रेन कर रहे हैं, तो वो स्टटर, हकलाना जिसमें आ जाता है। डिसऑनेस्टी जो है वो ट्रूथ का रास्ता रोकती है। अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो आप डिसऑनेस्ट हो रहे हैं। इसी तरीके से जो स्मोकिंग है वो आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करती है। डिसऑनेस्टी ट्रूथ पे इफेक्ट करेगी, स्मोकिंग आपकी हेल्थ पे इफेक्ट करेगी। ऑब्जेक्ट असिस्ट इट्स एक्शन। एक ऑब्जेक्ट है जो उस एक्शन को, जो हम जिस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, उस एक्शन को असिस्ट करता है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर वैम्पायर्स को आप गार्लिक उनके पास लेके जाएं तो वो वहां से भाग जाएंगे। तो हमने गार्लिक का जो है वो एक्शन कौन से एक्शन में, वैम्पायर को भगाने में इस्तेमाल होता है। और आप किसी को कंसोल करेंगे तो उनका दुख कम होगा। दुख को भगाने के लिए आप जो है कंसोल करते हैं, और वैम्पायर को भगाने के लिए आप गार्लिक इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से सूप को पीने के लिए आप स्पून का इस्तेमाल करते हैं। स्पीच करने के लिए आप माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। द ऑब्जेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ दिस मटेरियल। अब हमने बताया है कि एक ऑब्जेक्ट है और हमने उसकी मटेरियल पे बात की है। शू किसका बना हुआ है, लेदर का। कोट किसका बना हुआ है, कपड़े का। नोटबुक किसकी बनी हुई है, पेपर की। एस्कीमो टेरर जो है वो किसका बना हुआ है, स्वीटनेस। ठीक है। एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स टू इट्स डेफिनेशन। अब एक ऑब्जेक्ट है, उसकी डेफिनेशन बता दी कि डॉगमेटिक क्या होता है, एक पॉजिटिव वाइब है। प्रोविंशियल जो है, मतलब आप एक होता है सेंटर, एक होता है प्रोविंस। जब आप प्रोविंस की तरफ आ जाते हैं तो आप जरा सेंटर, नैरो माइंडेड हो जाते हैं। जब आप सेंटर की तरफ जाते हैं तो आप ओपन माइंडेड हो जाते हैं, यू आर लुकिंग एट द बिग पिक्चर। जैसे आप एफपीएससी कर रहे हैं तो आप बिग पिक्चर पे देख रहे हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान देख रहे हैं। जब आप प्रोविंशियल लेवल पे पीपीएससी पे आ जाते हैं तो आप नैरो माइंडेड होकर सिर्फ एक प्रोविंस के बारे में सोच रहे हैं। जैसे नोवेलिटी है, नोवेलिटी क्या चीज है, अनयूजुअल थिंग, नोवेल होना, डिफरेंट होना, अनयूजुअल होना। और विम्पर है कि आप जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इरिटेटेड साउंड्स निकालें, उसको विम्पर करना कहते हैं। तो ये जो है फ्यूल भी इसका सिनोनिम है। आई नो एंटोनिम्स, जो एनालॉजीज हैं दैट आर वेरी डिफिकल्ट, तो ये आपको प्रैक्टिस के साथ आएंगी। यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अब ये हमारे पास कुछ सैम्पल एनालॉजीज हैं और सैम्पल वर्ड्स हैं जो इन जगहों पे यूज किए जा सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं मेंशन जो है। फॉर एग्जांपल मेंशन एक बहुत बड़ा घर, हॉटी, मतलब बहुत ज्यादा जो है वो उसमें है, प्रिस्टीन कंडीशन में है। तो शैक है, वो क्या होगी, मॉडेस्ट। आप एक झुग्गी में रहते हैं तो वो मॉडेस्ट लिविंग है। मैंशन हॉटी लिविंग है। ब्यूटीफुल हैंडसम। अब ब्यूटीफुल क्या है, एक दोनों एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स हैं। ठीक है। तो जो सेवलेट है ये है लवली। फिर शैलो, डीप। अब आपने ऑपोजिट्स बताए हुए हैं। ठीक है, कि एक चीज शैलो है तो वो डीप होगी। फिर आपके पास इंस्पिड है तो क्या है वो, ऑस्टेंशियस है। एक्वेंटेड और नॉवेल, के एक एंटीक जो है वो नॉवेल है। ठीक है। और इसमें आपके पास आ जाएगा स्टाइलिश, ओल्ड फैशन, फैक्चुअल, मेड अप, न्यू, ओल्ड, एंटीक, वैल्यूएबल। ये वाला एंटीक वैल्यूएबल, कि आपके पास ओल्ड जो है वो नॉवेल है, एंटीक नॉवेल है आपके पास। तो जो आपके पास एंटीक चीज होती है वो वैल्यूएबल होती है। हॉट जो है टाइपेड, मतलब गर्मी है तो घुटन हो रही है, तो आपके पास वार्म, कूल, डेसिकेटेड, सॉर्डन, कूल, कोल्ड, मॉइस्ट, डेसिकेटेड। इसके पास आपके पास ये आ जाएगा मॉइस्ट, डेसिकेटेड। फिर नियर बाय, रिमोट, एक चीज आपके करीब है और एक चीज आपसे दूर है। नेटिव है और इसके साथ एलियन है। नेटिव के साथ एलियन आएगा। नेटिव वहां का रहने वाला, एलियन जो उस जगह का नेटिव ना हो। फूड, मॉर्सल, आप खाने का निवाला बनाते हैं। तो मनी जो है वो जो है वो वेल्थ को डिपेक्ट करती है। ठीक है। एक्साइटमेंट, क्वेंच। क्वेंच होती है आपकी एक्साइटमेंट और क्वेंच का रिलेशनशिप। पॉइजन, प्रिजन एस्केप, म्यूजिक, एम्पलीफाई, फायर, डाउज, बेबी, प्रोटेक्ट, फूड, ईट। हाँ, फायर डाउज। डाउज क्या होता है, क्वेंच क्या है, भिगो देना। डाउज भी क्या है, भिगो देना। तो आप जब किसी मतलब ऐसे इन्फ्लेमेबल मटेरियल में डूबेंगे तो आपको आग लग जाएगी।
तो इसी तरीके से जब आप अपनी you're thirsty and you're quenching your thirst, you will be getting excited. ऑस्टेंशियस, एक बंदा जो है वो बहुत ज्यादा यू नो ऑब्नॉक्शियस की फीलिंग नहीं आती, जो बहुत ज्यादा अपने आप को कुछ समझने वाला। और स्वैगर ये भी इसका सिनोनिम है। तो फ्यूरेटिव जो है वो ये है कि आप जो है ना स्ट्रट कर रहे हैं। रिवर है सोर्स, अब रिवर एक सोर्स से निकलता है। अब जो क्रिएटिविटी है ये ये मेल स्टॉर्म है। ठीक है। आफ्टर रिग्रेट्स, यानी आपको किसी चीज के बाद रिग्रेट्स होते हैं, और बिफोर आपको क्या होते हैं, थ्रेश होल्ड्स। ठीक है। मेमोरीज भी आपकी बाद में बनती हैं, पिटफॉल्स भी बाद में आते हैं, मिसगिविंग्स भी आपकी बाद में पता चलती हैं। आपके थ्रेश होल्ड्स पहले से बने हुए होते हैं कि एक थ्रेश होल्ड है, इस लेवल को जब आप क्रॉस करेंगे तो फिर आपको रिग्रेट होगा या आपकी जो है वो मेमोरीज बनेंगी, कुछ भी है। तो थ्रेश होल्ड पहले से स्टैब्लिश होते हैं और रिग्रेट्स किसी चीज के बाद में होते हैं। आई नो इट्स डिफिकल्ट, बट आपको ये थोड़ा सा करने पड़ेंगे। अच्छा, अब आपके पास है वुड एकॉर्न। जब आप वुड्स में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो पाइन ट्रीज हैं उनके जो वो एक अजीब से फ्रूट्स होते हैं, वो गिरे हुए होते हैं। और जब आप उनको खोलते हैं तो इसमें से जो है ना वो सीड्स निकलते हैं। ठीक है। और वो जो सीड्स हैं उनको यूज किया जाता है, और वो आपस में फिर सीड्स आगे से आपका आपका जो ट्रीज हैं उनको ग्रो कराने में हेल्प करते हैं। अब पीच क्या है, अब ऑर्चर्ड क्या है, बगीचा। अब पीच क्या है, फ्रूट है, फ्रूट के अंदर सीड्स होंगे। अब थिकेट, ये इसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता। प्रेरी जो है वो भी नहीं आती। फिर ऑरेंज जूस नहीं बना सकते, जूस की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सीड की बात हो रही है। इसमें सिर्फ एप्पल सीड ऐसी चीज है जो सीड है, कॉर्न भी सीड है, एप्पल सीड भी सीड है। तो वुड्स जो है, जो दरख्त है, पाइन ट्रीज, वो बनती हैं किससे, सीड से। जो एकॉर्न के सीड्स हैं, इसी तरीके से बागीचा किससे बनेगा, एप्पल सीड से। पिक्चर ब्लर हुई हुई है, नाइफ क्या है, ब्लंट। पिक्चर जो है अगर ब्लर हुई है, पिक्चर की क्वालिटी ये है ना कि आपको एक चीज सही तरीके से नजर आए। अब जो नाइफ है आपकी, वो ब्लंट हो गई है, यानी उसने काटना छोड़ दिया है। शीप, हमने बताया जो शीप है, फोरेज, फोरेज क्या होता है कि वो घूम घूम के, आपने देखा होगा कि भेड़ें जो है वो घास चरने के लिए जा रही होती हैं। सुबह से जो है इनका गडरिया उनको हाँकना शुरू करता है, और शाम तक घास चर रही होती हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाके वो अपना खाना कलेक्ट करती हैं। अब आउटलॉज क्या है, आउटलॉज चोरों को, डकैतों को कहते हैं। तो वो क्या करेंगे, मार नहीं, शूट नहीं करेंगे, रन नहीं करेंगे। अब ग्रेज बेसिकली फोरेज है। तो प्लंडर, लूटना, लूट मचाना। तो वो क्या करेंगे, लूट मचाएंगे, जगह जगह पे जाके प्लंडर करेंगे, घरों में जाएंगे, बस्तियों में जाएंगे। लाइट आपने बंद कर दी, र्यूमर आपने स्क्वॉश कर दी, कॉश करना, तोड़ना, खत्म करना। थीफ, स्नीकी, अब जो चोर है वो आहिस्ता आहिस्ता चलता है। अब ट्री जो है, डे ट्रैंक्विल, डिजीज इंसीडियस, रॉबर वॉयलेंट, लूजर वैंक्विश्ड। अब ये बेसिकली थीफ की करेक्टरिस्टिक्स है। तो डिजीज की करेक्टरिस्टिक क्या है कि वो इंसीडियस होती है, वो आपको तकलीफ पहुंचाती है, वो बुरी होती है। तो हम डिजीज और इंसीडियस लिखेंगे। फ्रेंडशिप, रिफ्ट, के आपकी दोस्ती है, ऑपोजिट आ गया, रिफ्ट आपकी दुश्मनी होगी। अब सोसाइटी क्या है, सोसाइटी इकट्ठी होती है, पार्टी अलग से होती है। राइट। सोसाइटी का ऑपोजिट है पार्टी, कि आप सोसाइटी का ओवरऑल एक ग्रुप का हिस्सा है, और पार्टी में क्या करते हैं, आप उस ग्रुप के अंदर डिविजन्स बना लेते हैं, पार्टीज बना लेते हैं। तो वो उसका ऑपोजिट हो गया। रूरल, आप देहात में जाए तो वहां पे आपको सॉइल मिलती है। अगर आप अर्बन एरियाज में आ जाए तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, हर जगह पे पेवमेंट मिलेगी। आपको मट्टी नहीं मिलेगी, आपको एक पेव्ड वे मिलेगा। हॉर्सेस जो है उन्हें बंद कहाँ पे करते हैं, कोरल्स में। गोल्ड कॉइन्स को आप कहाँ बंद करेंगे, ट्रेजर में नहीं, वेल्थ में नहीं, वॉलेट में बंद करेंगे। वोल्ट भी कहते हैं, वॉलेट भी कहते हैं। वोल्ट आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में आपने, या फिर अभी भी, जो आपके वॉल्ट के अंदर जो है बड़ी जो करेंसीज है, किसी ने अगर मनी हाइस्ट देखी हो, तो मनी हाइस्ट में बेसिकली वो एक जाके सेंट्रल बैंक जो है उस कंट्री का, उसको लूटते हैं। तो उसमें जो है वो सोना, हमने ये देखा होगा
कि आपकी आपको पता होगा कि कंट्रीज जो है ना, हमारी कंट्री की जो करेंसी है दैट इज पेग्ड अगेंस्ट द डॉलर। हमने डॉलर के साथ अपनी करेंसी टाई अप की हुई है, पैक की हुई है। चाइना है, यूएसए है, जो बड़ी कंट्रीज हैं जिनकी इंडिपेंडेंट इकोनॉमीज हैं, इन्होंने अपनी जो पैगिंग है अगेंस्ट गोल्ड की हुई है। जितनी वैल्यू का आपके पास गोल्ड रिजर्व होगा, उतनी ही वैल्यू का आप मनी जो है वो इशू कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी में। अब उ- उन मैं एग्जांपल यही बता रही थी आपको कि उन्होंने वॉल्ट में अपना गोल्ड रखा हुआ था, तो वो उन्होंने उसको चोरी करना था। तो वॉल्ट जो है, उसके अंदर आप गोल्ड कॉइन, जब वेल्थ अपनी जब छुपा के बंद करके रखते हैं तो आप उसे तिजोरी में रखते हैं। ठीक है, हॉर्सेस को आप कहाँ बंद करके रखते हैं? अस्तबलों में। और जब आप गोल्ड कॉइन्स आप कहाँ बंद करके रखते हैं? वॉल्स में। ब्रीज, हल्की हवा चले। गेल, तेज हवा के झक्कड़ चल रहे हो। ट्रिकल करना, कि आहिस्ता आहिस्ता बूंद बूंद गिरना। कैस्केड, के तेज जो है वो एक आपके पास फ्लो ऑफ वाटर आए। ठीक है। फील्ड, फैलो, जो फील्ड है उसमें ट्रीज हैं, फैलोज हैं। तो डिच जो क्या है वो आपका डीप होगा। फैक्ट्री आइडल नहीं हो सकती, फैक्ट्री में हर वक्त काम हो रहा होता है। सेलर है, वो डार्क होगा। कि कॉबल, एंग्री, ये चीजें एक दूसरे से नहीं मिलती, सिर्फ एक ये है डेच डीप, आपने उसकी क्वालिटी बताई हुई है। प्लेजर, जब आप खुश होंगे तो यू विल स्माइल। जब आप पेन होगी आपको तो आपके चेहरे पे, जब आपको तकलीफ का एहसास होगा तो आपके चेहरे पे ग्रिमेंस, तकलीफ का एहसास आएगा। और अगर आपको प्लेजर फील हो रहा होगा तो आपके चेहरे पे स्माइल आएगी। हॉबल करना, अटक अटक के चलना। ठीक है। प्रोग्रेस, कि आप ऑपोजिट की बात करें कि आप हॉबल कर रहे हैं और एक जगह पे आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो क्रिपल और क्लचेस तो नहीं हो सकता कि क्रिपल जो है वो क्लचेस के उस पे चलेगा। ब्लॉक व्यू भी नहीं होगा, विद स्टैंड पेन भी नहीं होगा। असिस्ट और अटेम्प्ट करना। असिस्ट करना कि आप किसी को असिस्ट कर रहे हो, और अटेम्प्ट वो आप खुद कर रहे हो। तो ये उसका जो है वो करेक्ट एनालॉजी है। अब ये आपके पास एनालॉजी की एक वीडियो है, इसको देखें।
तो यहाँ तक हमने जो है ना वो अपना सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सॉरी हमने अपनी एनालिसिस कर ली है, हमने एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस कर लिया है। ठीक है, ये अब आपको आएँगे थोड़े से प्रैक्टिस के बाद। अच्छा, मैं कोशिश करूँगी कि कल पास्ट पेपर से अगर मुझे कुछ एनालॉजीज़ मिल जाती हैं, मैं उसको लेके हम लोग पहले कल थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर लेंगे एनालॉजीज़ की पास्ट पेपर्स में से, फिर हम जो है सिनोनिम, एंटोनिम्स जो हैं क्योंकि वो इसी से मिलते-जुलते हैं, पार्ट ऑफ इट है तो हम उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। पास्ट पेपर की बुक आप लोगों ने मुझसे पूछी थी, मैंने आपको बता दी थी ग्रुप में, सारे लोग देख लीजिएगा दैट इज़ गुड अगर आपने लेकिन वो अभी के लिए नहीं, वो आप जब एक दफ़ा तैयारी सारी कर लेंगे, उसके बाद के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहले आप अपनी ये जो बेसिक तैयारी है, इसको पूरा करें, फिर उसको एनहांस करने के लिए आप पास्ट पेपर्स की तरफ जाएँगे टू गेन एक्सपीरियंस और टू प्रैक्टिस। तो अगर मुझे मिल जाता है, तो हम कल जो है वो कुछ पार्ट जो अपने अम, इसमें से कर लेंगे एनालॉजीज़ का। आई विल डेफिनिटली मेक सम स्लाइड्स अगर मुझे बुक मिल जाती है एंड आई गेट टाइम। तो हम उस तरह कर लेंगे, नहीं तो पास्ट पेपर जो है वो हम पीडीएफ फॉर्मेट में यूज़ कर लेंगे, उसमें से हम जो है वो इनकी एनालिसिस को थोड़ा-सा देख लेंगे और कल हम कोशिश करेंगे कि सिनोनिम, एंटोनिम्स भी थोड़े से करके उनकी भी प्रैक्टिस कर ली जाए क्योंकि सिनोनिम, एंटोनिम का बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, उसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है हमें। तो हमने कैसे चीज़ों को करना है वो हम देखेंगे कल। आज का जो आपका लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है, अगर आपके कुछ क्वेश्चन्स हैं तो हम इसके बाद लेते हैं।